हमेशा बीजेपी इस बात को दोहराती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप इन सारे प्रकरण को, इस तरह के बड़े बड़े प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? एक उर्मेश उदानी करके स्कैमर है, इन्होंने भिवंडी वाला ट्रस्ट, मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट और हाथी मठ ट्रस्ट, इसके कम से कम 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों का घोटाला इन्होंने किया। उसके बाद मिस्त्री लैंड स्कैम, मिस्त्री करके एक कंपनी है, मिस्त्री इन्वेस्टमेंट एंड मिस्त्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो कंपनी है, उनका एक लैंड स्कैम है। आप देखने जाएंगे तो वो, जिसको आप गोल्फ कोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो 60 हेक्टेयर का जो 32 हेक्टेयर का जो ये लैंड घोटाला है, ये भी अपने आप में निराला है। तो हमारे यहाँ के एक बड़े लीडर हैं रामसेठ ठाकुर साहब, उनके परिवार द्वारा एक 22.5% के अंतर्गत लैंड स्कैम को जन्म दिया गया। वो मामला हाईकोर्ट तक भी गया, हाईकोर्ट ने जांच का आदेश कर करके रिपोर्ट सबमिट करने को बोला, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं हुआ। रिलायंस का जो ये लैंड बैंक आप देखते हैं 5300 एकड़ का, 5300 एकड़ का लैंड बैंक आप किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, वो भी जिन जमीनों को आपने भूमि मैंने प्रकल्पग्रस्तों से, उनके किसानों से उनकी जमीन छीन करके, और आप इतने बड़े बड़े आदमी को आप लैंड का गिफ्ट दे रहे हैं और लैंड बैंक बनाने का मौका दे रहे हैं। कोयना प्रकल्प में जो बेचारे आदिवासी थे जिनकी जमीनें चली गई, जो और लोग थे जिनकी जमीनें चली गई कोयना प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ने के कारण, और उनकी जमीनों का जो बंदरबांट हुआ है बिल्डरों के बीच में, और जिस तरीके से बिल्डरों ने इसका फायदा उठाया, कोयना प्रकल्प के अंतर्गत जो नवी मुंबई में लैंड अलॉट हुए उसकी चेकिंग करा देंगे देवेंद्र फडणवीस साहब। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो सॉल्ट पैंट लैंड, सॉल्ट पैंट लैंड मतलब जो नमक की खेती के लिए यूज हुआ करते थे, वो लैंड स्कैम आप देखेंगे। फिर आपको मैंग्रोव्स का जो लैंड था उसका आप स्कैम देखेंगे। आईएएस आईपीएस को रियायत दर पर जमीन देंगे, एमएलए एमपी को रियायत दर पर जमीन देंगे। अरे भाई, ये लोगों को क्या कमी है? मुझे लानत लगता है इन लोगों पर, जब ये आकर के भाषण देते हैं कि वो महाराष्ट्र का हित चाहते हैं। अगर महाराष्ट्र का हित चाहते हो तो ये 4.25 लाख करोड़ तुम गवर्नमेंट की तिजोरी में क्यों नहीं आने दिए? दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंथन में हम वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जो सुर्खियों में रहते हैं, हम उन मुद्दों का परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसकी खामियों की तलाश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर ऐसा सुझाव दिया जाए ताकि उसका समाधान हो सके। आज का जो मुद्दा है, पूरे मुंबई में देखेंगे तो लैंड स्कैम यानी भूखंड घोटालों को लेकर खूब चर्चा में है। तकरीबन 53,000 वर्ग मीटर की जमीन का घोटाला जो है इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है। 4,149 मीटर के लैंड घोटाले को लेकर जो बिल्कुल उलवे में है सेक्टर 18 में, उसको लेकर अभी खूब आंदोलन चल रहा है और उसका भी मामला इस वक्त सिडको, राज्य सरकार और अदालत तक पहुंच गया है। आखिर वजह क्या है कि मुंबई में इस तरह के बड़े बड़े लैंड घोटाले हो रहे हैं और इसके कारण जो है सिडको की पारदर्शिता और सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रकल्पग्रस्त वर्षों से अपने पुनर्वसन भूखंड की तलाश में है और दर दर भटकने को मजबूर है, वहीं कुछ चंद लोग अपनी ताकत और राजनीतिक रसूख के दम पर आसानी से बड़ा बड़ा भूखंड भी हथिया ले रहे हैं और यही से पैदा हो रहा है लैंड घोटालों का सबसे बड़ा सूत्र। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के मामले और कितने हैं और इनके पीछे का असली सूत्रधार कौन है, आखिर कौन है जो ये भूखंड घोटाले का खेल खेल रहा है। इस वक्त इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और एक्सपर्ट राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है सुधीर जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सबसे पहली बात कि आप लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आपकी एक खबर में भी हमने देखा कि आपने कई बड़े लैंड घोटालों की तरफ संकेत किया और आपने इवन नाम तक लिया। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं उल्वे सेक्टर 18 के 4,149 वर्ग मीटर के लैंड से, जो इस वक्त सुर्खियों में है। यशवंत दिवलकर परिवार से ये इस लैंड का संबंध जुड़ा हुआ है, जैसा कि बताया जा रहा है। आप इस पूरे लैंड घोटाले को, या हम कहें कि कथित लैंड घोटाले को, आप किस रूप में देख रहे हैं? इसके पीछे की असली कहानी आपको क्या नजर आती है?
देखिए ये जो घोटाला है, ये इसलिए घोटाला मानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम मान लीजिए जिस लैंड के अलॉटमेंट को लेकर के हम स्वयं गए हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर कि हमको ये लैंड हमको अलॉट नहीं करना है क्योंकि इस लैंड में ये बातें हैं और इस कारण से इनका टाइटलशिप उस लैंड में नहीं बनता है। मैं स्वयं गया हूं, मैं मतलब सिडको गई हुई है स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर कि ये लैंड हम अलॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये बातें हैं और इससे टाइटलशिप नहीं बनता है। और फिर वही सिडको उसी व्यक्ति को दूसरे दरवाजे से लैंड देने का प्रयास कर रही है, तो ये तो बहुत ही बड़ा मैं समझता हूं एक न्यायालय के साथ भी धोखा है और संस्थान के साथ भी धोखा है। आप उस संस्थान को एक तरफ ले जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी संस्थान से उसी व्यक्ति को गलत तरीके से जमीन अलॉट करा रहे हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम है। इसके अलावा इसमें जो एफिडेविट वगैरह सिडको ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिया है, वो जो एफिडेविट के अंतर्गत उन्होंने जो बात उठाई है, जिस बात को रखा है, उसी से संबंधित ये लैंड है। ये लैंड भी उसी से संबंधित है। तो एक तरफ आप उसको बोल रहे हैं कि ये इसमें टाइटलशिप नहीं बनता है और दूसरी तरफ उसी टाइप के लैंड में आप टाइटलशिप क्रिएट कर देते हैं और उनको उसके अगेंस्ट में लैंड अलॉट कर देते हैं। तो यह तो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात को बिल्कुल हटाते हुए आप यह जो लैंड अलॉट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा घोटाला मुझे समझ में है। और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था इसको अच्छे तरीके से लड़ेगा तो ये घोटाले में बहुत सारे लोगों के नपने की उम्मीद है और उसमें काफी बड़े बड़े लोग नप सकते हैं। एक इसमें जो नाम आ रहा है कि यशवंत विवलकर परिवार का, जो इस लैंड से सीधा संबंध है, उनका एक बयान आया था, वीडियो संदेश आया था, उन्होंने कहा था कि ये लैंड जो है वो अंग्रेजों के जमाने की जब जमीन थी और उनके परिजनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए उस समय के छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सर सेनापति थे सरखेल कान्होजी आंग्रे, उनके वंशजों ने यानी रघुजी वंश जो आंग्रे हैं, उन्होंने इनको इनाम में दी थी। तो इस वजह से उस पर यूएलसी एक्ट या जो भी है आप जो एक्ट कह सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट हो या लैंड सीलिंग एक्ट हो, उसके ऊपर लागू नहीं होता। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए वो जो बात कर रहे हैं वो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस का कानून अगर आप देखेंगे तो वो भी भारत का कानून बन के लागू हुआ, वो है 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। वो लैंड एक्विजिशन एक्ट आप भारत के कानून में भी उसको लाए, स्वतंत्र भारत के कानून में भी, इसलिए वो लागू था। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस का कानून, जब आपको इंडिपेंडेंट के बाद किसी नए कानून के कारण वो कानून अगर रद्द हो गया या उस तरह की प्रथा अगर रद्द हो गई तो उसके बाद आप उसके इंटाइटल नहीं रहते। और इसमें यही हुआ है कि 1952 का जो संजम एक्ट है उसके अंतर्गत यह उसके इंटाइटल नहीं है। और इंटाइटल चूंकि वो पॉलिटिकल इनाम की राशि है, पॉलिटिकल इनाम मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो आपने जो देश के साथ गद्दारी की या देश के साथ जो आपने मान लीजिए देश के अगेंस्ट में जो लोग थे जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, आपने उनकी चापलूसी की या उनके दरबारी रहे, इसलिए आपको इनाम मिला। तो वो जो इनाम की चीज थी उसको गवर्नमेंट ने 1952 के एक्ट में यह कर क्लियर कर दिया है कि वो पूरी तरह गवर्नमेंट की लैंड होगी। और उसमें जो एग्जम्पशन दिया गया उसमें भी ये विवलकर फैमिली एग्जम्पशन में बैठते नहीं, इसलिए उस पर इनका कहीं कोई टाइटल बनता नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से यह एक बड़ा लैंड स्कैम। नहीं, एक कंफ्यूजन इसमें जरा क्लियर कीजिए कि उनका कहना है कि जो सरखेल कान्होजी आंग्रे थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति थे, उनके वंशजों ने यानी राघव जी आंग्रे ने दिया है, तो ये अंग्रेजों ने नहीं दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति के वंशजों ने दिया है। तो इसे आप गद्दारी कैसे मान सकते हैं? इसको जरा क्लियर कीजिए कैसे आप। देखिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जिस डिसीजन का वो बात कर रहे हैं तो उसमें जब आप एक लाइन पढ़ेंगे तो उस डिसीजन में लिखा हुआ है कि नोटोरियस आंग्रे, आंग्रे साहब के बारे में नोटोरियस मतलब उनको क्रिमिनल बताया गया है उस केस में। तो जब आपको उनको नोटोरियस बताया जा रहा है, उनको क्रिमिनल बता करके यह जमीन आपको दी जा रही है, तो इसी से यह पता लगता है कि आप किस तरीके से उस जमीन को हासिल करने में कामयाब हुए और आपका क्या संबंध रहा होगा। हम केवल इतना जानते हैं कि वो सब बातें सब खत्म हो जाती हैं। आपका इतिहास उस वक्त खत्म हो जाता है जो गुलामी के पहले का था। गुलामी के बाद
जब हम आजादी प्राप्त किए, जब अपना तो कानून हमारा अपना एक कानून बना, अपना एक संविधान बना, हमने जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक्ट लाया, हमने जितने भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके जमीन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको बाकी लोगों में बांटा जाए, हमने उसके लिए कानून बनाया। तो उस तरीके में ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। और स्वयं जो उस एक्ट का 1952 के एक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट और सिडको ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है, और उस एक्ट में ये नहीं बैठते। वरना 2015 से जिस अलॉटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा हो, अगर इतना ही इनका वैलिड पॉइंट था तो ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों नहीं उठाने का प्रयास किए? ये चोर दरवाजे से क्यों अलॉटमेंट में आए? तो ये जो चोर दरवाजा इन्होंने अपनाया है, और उसमें जो सिडको और यूडी के अधिकारियों ने और मंत्रियों ने, मैं तो कहूंगा कि यूडी मिनिस्टर ने जिस तरीके से इस चोर दरवाजे में इनकी मदद की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्टेट अपनी ही प्रॉपर्टी को लुटाने का काम कर रही है, वो भी ऐसे लोगों के हाथ में जो कहीं ना कहीं एक लैंड स्कैम को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज आपने जिक्र कर दिया कि इसमें यूडी मिनिस्टर का रोल है बहुत बड़ा इस पूरे लैंड अलॉटमेंट में। एक चीज जो रोहित पवार आए थे, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता, उन्होंने कहा कि इस अलॉटमेंट में सिडको के तत्कालीन चेयरमैन और यूडी मिनिस्टर तत्कालीन जो एकनाथ शिंदे आज के डिप्टी सीएम भी है और नगर विकास मंत्री भी है, उनके ही पार्टी के एक विधायक या एक मंत्री ने, एक चेयरमैन ने इस पर अलॉटमेंट पर सिग्नेचर किया है। तो जिम्मेदार जो है संजय सिरसाट है, जो उस वक्त के चेयरमैन थे। रोहित पवार ने लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम इस मामले में नहीं लिया। आप इसे क्या मान रहे हैं? क्या वाकई ये अलॉटमेंट जो है एक चेयरमैन के जरिए हुआ है कि ये पूरा नगर विकास मंत्रालय भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है? देखिए, एक बात आपको बता रहा हूं, जब आप सिडको का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिडको का चेयरमैन अपना होता है, सिडको का अपना डायरेक्टर भी होता है, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो उसका जो चेयरमैन होता है या उसका जो चेयरपर्सन होता है वो यूडी मिनिस्टर होता है। तो ये बात जिन लोगों को समझ में है, जो लोग यह जानते हैं, तो जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है तो यह माना जाता है कि वह जो चेयरपर्सन है, जो यूडी मिनिस्टर है, उसके कलम से होकर के ही गुजरा है या उसके दरवाजे से होकर के ही गुजरा है। जब रोहित पवार बोल रहे थे कि एक ही दिन में 52 टेबल से गुजरा है, 42 टेबल तो आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि यूडी सेक्रेटरी से फिर यूडी मिनिस्टर के पास से फिर यूडी सेक्रेटरी के पास आया। तो जब आप यह जान रहे हैं कि यूडी मिनिस्टर तक वो फाइल गया है, फिर यूडी सेक्रेटरी के पास आया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यूडी मिनिस्टर का इसमें रोल नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यूडी मिनिस्टर का रोल तो साफ साफ झलकता है। और शायद मैंने इसीलिए आपको कहा था कि कभी भी यूडी का कोई भी अधिकारी या यूडी मिनिस्टर स्वयं हमारे साथ डिबेट में बैठ जाए और मैं जब अपना फाइल खोल दूंगा तो उनको साबित कर दूंगा क्योंकि ये सबसे पहले आपने ही यशवंत दिवेलकर के लैंड घोटाले को लेकर सबसे पहले आपने ही सवाल उठाया था। उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया, कई संस्थाएं जो है इसके आगे बढ़ी। आपको क्या लग रहा है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं पता था या सीएम को नहीं पता था कि इतना बड़ा लैंड घोटाला चल रहा है और नगर विकास मंत्रालय या सिडको के जरिए चल रहा है? तो ये सीएम का कंट्रोल इस पर क्यों नहीं दिख रहा है? इतने सारे बवाल हो रहे हैं, सरकार का नाम भी इसमें खराब हो रहा है, सिडको का नाम भी खराब हो रहा है। आपको ये क्या पर्सपेक्टिव लगता है कि एक सीएम या मुख्यमंत्री की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? देखिए, ये जो घोटाला है ना, ये घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है, मुझे वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू लगा है। मैंने लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्टर्स को लेटर दिया है, मैंने यूडी मिनिस्टर को लेटर दिया और सिडको के एमडी को लेटर दिया है, लेकिन मैंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा मैं एक कॉमन मैन की हैसियत से उठाया हूं। लेकिन ये जो लैंड का मुद्दा उठाया है, जिन लोगों के द्वारा जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसको मुझे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह बात आपको बतानी पड़ रही है कि ये इसको उठाने में एक लैंड स्कैमर कहां थे, जो स्वयं एक बहुत बड़ा लैंड स्कैमर है, और वह भी पुराने बीबल कुछ और अदर बीबलकर जो लोग हैं जिनका नाम अलग अलग बीबलकर है, उन लोगों के मार्फत को पकड़ कर करके फिर और कुछ 2-4 लोगों को पकड़ कर करके वो खुद भी इस प्लॉट पर अपना डल्ला मारने की कोशिश कर रहा था और बहुत आगे बढ़ चुका था। अच्छा। बाद में वह कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में था बीबलकर के साथ कि यार तुमको इतना प्लॉट अलॉट होगा तो हम इतना ले लेंगे, तुम इतना ले लेना। अच्छा। ये बात भी हुई थी जब, लेकिन बीबलकर फैमिली अब किस कारण से नहीं मानी हमको मालूम नहीं, लेकिन बीबलकर ये बयान भी यशवंत दिवेलकर के बयान में भी ये बात आई है कि कुछ जो है
बोगस विवलकर लोग बनकर और इस जमीन को हथियाना चाहती है, बयान में भी उनके था। बयान में आने की बात नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट्स में जिस लैंड स्कैमर का मैं नाम ले रहा हूँ, उसने अपने वकील के थ्रू सिडको को यह बताया है कि फलना 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 लोग इस जमीन के हकदार हैं और इन लोगों ने मेरे साथ करार किया है, तो ये जमीन जो है मेरे को अलॉट कर दी जाए। अच्छा। ये उनका ऑलरेडी उनका उसमें लेटर है, समझ ना? तो वो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ये दो मतलब ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दो स्कैमर, यस, दो लैंड घोटालेबाज आपस की लड़ाई के बाद उनके ये मामला इस तरह का सामने आया है। इसलिए मुझे क्या लगता है कि इसमें जो है ना, जो नेता लोगों का समावेश हो गया है, इससे यह लैंड स्कैम शायद वो अपने मुकाम पर जाकर करके एंड होगा कि नहीं, ये मुझे लगता है। क्योंकि अच्छा। इसमें क्या है कि जब नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं, नेता चुप लगा जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद मैटर ठंडा पड़ जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो लैंड स्कैम है, ये निश्चित तौर पे न्यायालय की नजरों में भी सही साबित हो कि ये स्कैम हुआ है, जो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी नजर में हो। इसमें तो विजिलेंस छोड़ दीजिए, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है, जो टाइटलशिप भी देखे, जो सिडको के ऑफिसर्स का रोल भी देखे, जो यूडी के ऑफिसर्स का रोल भी देखे, जो यूडी मिनिस्टर का रोल भी देखे, और सिडको एमडी का रोल भी देखे, सिरसाट का भी रोल देखे, और सबका रोल देखना के जुडिशियल एंगल से वो ये देखे कि रियल माने में, सही माने में सबसे बड़ा दोषी कौन है, और उसको डिसाइड करे और उसको पनिशमेंट मिले। क्योंकि ये साक्षात महाराष्ट्र द्रोह है। बिल्कुल, ये जो अलॉटमेंट है, ये महाराष्ट्र द्रोह का पार्ट है। अगर आप एक महाराष्ट्र के किसी अच्छे पद पर रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, अगर आप महाराष्ट्र की तिजोरी को लूटने का या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो यह महाराष्ट्र द्रोह है और आपके ऊपर महाराष्ट्र द्रोह के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक जिक्र किया कि ये अभी तो पॉलिटिकली एक तरह से इसका मुद्दा उभारा गया है, लेकिन ये खामोश नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे तो जो इस मामले पर हालिया जो बयान आया था, संजय राउत का आया था, उसके बाद संजय राउत एकदम से खामोश हो गए। यहाँ पर जब रोहित पवार आए तो ये कहा गया कि 250 लोगों का मोर्चा इस लैंड पर आने वाला है। रोहित पवार आए, 5 लोगों के साथ गाड़ी से 10 लोगों के साथ उतरे, बयान दिया, उन्होंने चले गए। आप इस पॉलिटिकल जो स्टेप्स है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है सरकार और जो सत्तारूढ़ सरकार है उसके नेताओं को घेरने के लिए, कि वाकई न्याय के लिए ये काम आएगा, कहीं इसका दबाव बनेगा? नहीं, देखिए, अगर आपको याद होगा तो पैराडाइज ग्रुप का एक लैंड था खारगर में, जिसको लेकर के संजय निरुपम बहुत एकदम आक्रामक मतलब और ऐसा कर रहे थे कि जैसे देवेंद्र फडणवीस को कल वो जेल कराई दे। बिल्कुल। तो वो जो चीजें थी, आपने देखा किस तरीके से दब गई। उसके बाद आपको अगर याद होगा तो डीके शंकरन कमेटी की रिपोर्ट आपको मालूम होगा, जो नवी मुंबई में जब एकदम उसी वक्त जो सख्ती से ये लैंड स्कैम पर विराम लग जाना चाहिए था, उस डीके शंकरन कमेटी की रिपोर्ट को कैसे तहस नहस कर करके और सारे लैंड स्कैमर को बचा लिया गया। तो वो सारी जो चीजें हैं, इससे ये मालूम चलता है कि राज्य सरकार कभी नहीं चाहती कि ऐसे लैंड स्कैम का कोई निर्णायक रिजल्ट सामने आए, क्योंकि निर्णायक रिजल्ट सामने आएगा तो सबसे पहले जो नपेंगे वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री नपेंगे, उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नपेंगे, उस डिपार्टमेंट के और जो संबंधित अधिकारी है वो नपेंगे, क्योंकि सारा दोष तो उन लोगों का रहता है। हम मान लीजिए आपके यहाँ चोरी करने आ रहे हैं और आप खुद ही निकाल कर करके तिजोरी की चाबी हमको दे रहे हैं, कर क्या सब ले जाओ और तुमको बचाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर मैं चोर जितना नहीं हूं, उससे बड़े चोर और उससे बड़े डकैत तो आप हैं। मिश्रा जी, अभी तो एक जो मामला है जो सामने दिख रहा है कि ये विवलकर फैमिली से जुड़ा हुआ लैंड घोटाले का मामला है। आपने हिंट किया है कि मुंबई में ऐसे कई बड़े लैंड घोटाले हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, या सिडको या राज्य सरकार के या मंत्रियों ने एक तरह से कहा है कि नेताओं ने उसे दबा कर रखा है। आपके लिहाज से मुंबई जो सैटेलाइट सिटी बोला जा रहा है, इस पर इतने लैंड घोटाले कौन से हैं? किस किस तरह से आप इशारा कर रहे थे, किन लैंड घोटालों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो दबा हुआ है? देखिए, हमने मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है और मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है, ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके हाथ में है, और दूसरी चीज की मतलब उनके पास इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद अगर उनका मिस्टर क्लीन होंगे तो मैं कुछ गिना देता हूं आपको नाम, वो लैंड स्कैम की केवल वो अपने स्तर से फाइल मंगवा लें और एंटी करप्शन ब्यूरो को बोलें कि इसकी जांच करके हमको बताओ, तो तुरंत सारा मामला सामने आ जाएगा। इसमें एक आपने विवलकर पर तो हमारी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक घोटाला है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, वो है एक उर्मेश उदानी करके स्कैमर है। इन्होंने
भिवंडी वाला ट्रस्ट, मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट और हाथी मठ ट्रस्ट, इसके कम से कम 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों का घोटाला इन्होंने किया। अरे 5,000 एकड़ से ज्यादा का। और ये नवंबर में और उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या सहयोग रहा है। और आपको आश्चर्य होगा इस लैंड स्कैम के बारे में कि इसको विधान परिषद में सबसे पहले उठाने वाला व्यक्ति कौन थे? चंद्रकांत पाटिल साहब थे, भाजपा के, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। और वो उसके बाद 5 साल रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। लेकिन इस भूखंड घोटाले पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रताप सरनाइक ने इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद प्रताप सरनाइक चुप बैठ गए, इस मुद्दे को कोई नहीं उठाया। तो एक हो गया। उसके बाद मिस्त्री लैंड स्कैम, मिस्त्री करके एक कंपनी है, मिस्त्री इन्वेस्टमेंट एंड मिस्त्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 कंपनी है, उनका एक लैंड स्कैम है। आप देखने जाएंगे तो वो, जिसको आप गोल्फ कोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो 60 हेक्टेयर का जो 32 हेक्टेयर का जो ये लैंड घोटाला है, ये भी अपने आप में निराला है। जब आप इसको देखने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें कैसे कैसे कितने बड़े घोटाले हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। उसके बाद आप अगर देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं रामसेठ ठाकुर साहब, उनके परिवार द्वारा एक 22.5% के अंतर्गत लैंड स्कैम को जन्म दिया गया। वो मामला हाईकोर्ट तक भी गया, हाईकोर्ट ने जांच का आदेश कर करके रिपोर्ट सबमिट करने को बोला, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं हुआ सिडको की तरफ से। उसके बाद जब आप देखने जाएंगे तो रिलायंस का जो ये लैंड बैंक आप देखते हैं 5300 एकड़ का, 5300 एकड़ का लैंड बैंक आप किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, वो भी जिन जमीनों को आपने भूमि माने प्रकल्पग्रस्तों से, उनके किसानों से उनकी जमीन छीन करके, और आप इतने बड़े बड़े आदमी को आप लैंड का गिफ्ट दे रहे हैं और लैंड बैंक बनाने का मौका दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कोयना प्रकल्प। कोयना प्रकल्प में जो बेचारे आदिवासी थे जिनकी जमीनें चली गई, जो और लोग थे जिनकी जमीनें चली गई कोयना प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ने के कारण, और उनकी जमीनों का जो बंदरबांट हुआ है बिल्डरों के बीच में, और जिस तरीके से बिल्डरों ने इसका फायदा उठाया, कोयना प्रकल्प के अंतर्गत जो नवी मुंबई में लैंड अलॉट हुए हैं उसकी चेकिंग करा देंगे देवेंद्र फडणवीस साहब। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो सॉल्ट पैंट लैंड, सॉल्ट पैंट लैंड मतलब जो नमक की खेती के लिए यूज हुआ करते थे, वो लैंड स्कैम आप देखेंगे। फिर आपको मैंग्रोव्स का जो लैंड था उसका आप स्कैम देखेंगे तो आप थोड़ा सा लोकेशन भी बताते रहिए, पता चले कि कौन सा आप लोकेशन। देखिए ये सारा लोकेशन मेरे पास मौजूद है, अगर वो बोलेंगे तो मैं सब बता दूंगा। तो अभी आप एक सिस्टम आया कि IAS IPS को रियायत दर पर जमीन देना, IAS IPS को रियायत दर पर जमीन देंगे, MLA MP को रियायत दर पर जमीन देंगे। अरे भाई ये लोगों को क्या कमी है, इनको रियायती दर क्यों दिया जाएगा? जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर रखा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर कभी भी बेची जाएगी तो सिर्फ ऑक्शन पे बेची जाएगी, और अगर कभी बिना ऑक्शन के बेची जाएगी तो वो सिर्फ चैरिटी के मामले में बेची जाएगी, बिना ऑक्शन के। जहां कोई चैरिटेबल संस्था को देना है, या मान लीजिए कहीं पर अपंगों के लिए, कहीं पर विधवाओं के लिए, कहीं पर वृद्धों के लिए कुछ बनाना है, गरीबों के लिए कुछ बनाना है, तो लोक कल्याण की जो चीजें हैं उसके अंतर्गत आप बिना टेंडर दे सकते हैं। यहाँ इन सबों को बिना टेंडर के दिया गया धड़ाधड़, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उल्लंघन करके। उसके बाद आप अगर देखने जाएंगे तो इनाम लैंड स्कैम जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इनाम लैंड स्कैम है जो खारगर में आपको बड़े पैमाने पर मिलेगा। इनाम गांव ही आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे लैंड स्कैम। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे तो फिर जो अतिक्रमण जो किया गया ये भी कम बड़ा लैंड स्कैम नहीं है। ये भी अगर आप देखने जाएंगे तो ये 500-700 हेक्टेयर से ऊपर का अतिक्रमण है, तो वो लैंड स्कैम है। ये सारे जो लैंड स्कैम है, अगर इसकी आप प्रॉपर्टी का कीमत जोड़ देंगे, कीमत, तो आज के समय में कम से कम गवर्नमेंट की तिजोरी को, मेरा दावा है कि उससे 1 रुपया कम नहीं होगा, गवर्नमेंट की तिजोरी को कम से कम 4-4.25 लाख करोड़ का नुकसान है सर, डायरेक्ट। और ये अपने आप को अगर ये कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के हितैषी हैं, ऐसे नेता जो 4-4.25 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तिजोरी को नुकसान पहुंचाने के बाद शान के साथ चीफ मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर, गृह मंत्री बन के बैठे रहते हैं, मुझे लानत लगता है इन लोगों पर। जब ये आकर के भाषण देते हैं कि वो महाराष्ट्र का हित चाहते हैं, अगर महाराष्ट्र का हित चाहते हो तो ये 4.25 लाख करोड़ तुम गवर्नमेंट की तिजोरी में क्यों नहीं आने दिए? प्राइवेट बिलियनर जो थे उनको तुमने मदद किया, और तुम अपनी तिजोरी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा करके। भूमि पुत्रों का यह जमीन है साहब, इसे नहीं बिक रहा था तो भूमि पुत्रों को लौटा देते। तुमने इस तरह से अपना तिजोरी का इतना बड़ा लॉस किया, और आज तुम 7-7 करोड़ रुपए
अभी नेरुल में एक प्लॉट बिका है, आपको याद होगा, 7 लाख रुपए मीटर। इसका मतलब 7 करोड़ का 1 गुंठा प्लॉट हुआ। और यहाँ आप उस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तब तो 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। मैंने तो सबसे कम कीमत जो वहां के उस समय के थे, मैं उस हिसाब से जोड़ा हूं, तो मुझे मालूम चलता है कि 4-4.25 लाख करोड़ का सीधा महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी को नुकसान है। अच्छा, एक चीज आपने बोला कि ये सरकार में जो सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं वो इस तरह से इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, खुद बोल भी रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जनहितैषी सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं, तो क्या विरोधी दल के लोगों को, नेताओं को नहीं दिखता? अगर दिखता है तो वो खामोश क्यों है? बोल रहे हैं फिर खामोश क्यों हो जा रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या कमजोरी नजर आ रही है? अभी आप देखेंगे तो कौन इसमें बचा हुआ है? मान लो ये लैंड स्कैम तो चल दो, आप जाएंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र में क्या लैंड स्कैम नहीं है? क्या शरद पवार कैसे बोल पाएंगे? अगर मान लीजिए कुछ और जगह पे आप जाएंगे तो बाकी के जो नेता हैं उनका लैंड स्कैम नहीं है क्या? अभी एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसमें भी आप देख रहे हैं 2-3 लोगों पर, उदय सावंत के ऊपर, बाकी लोगों पर आरोप लग चुका है कि बड़े बड़े लैंड स्कैम किए हैं। अभी संजय राउत की बात करेंगे तो पत्राचाल घोटाला उनके ऊपर लग चुका है। तो ये सब जो नेता है, ये भ्रष्टाचार का जब समय आएगा तो सब एक है, और हमको और आपको लड़ाने का जब समय आएगा तो सब एक दूसरे का दुश्मन अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन इनकी इस रात में मीटिंग होती है, रात में इनकी सारी स्ट्रेटजी बनती है, और सब इसमें बराबर के भागीदार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने ईमानदारी से महाराष्ट्र के विषय में सोचा। सबने इस महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है, और सबने इस महाराष्ट्र की तिजोरी को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। तो राज ठाकरे बोलते हैं कि मैं मराठी मानुष का आदमी हूं, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने में असफल हो रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं। वो भी तो महाराष्ट्र को बोलते हैं कि मेरा महाराष्ट्र, मैं इसे सुधारूंगा। नव महाराष्ट्र उनकी पार्टी का नाम ही है, महाराष्ट्र नव निर्माण। तो क्या उनको नहीं दिख रहा है ये भ्रष्ट हो रहा है, उसका नव निर्माण होना चाहिए? मैंने एक समय में कहा था कि राज ठाकरे को जो कोहिनूर मिल का जो प्लॉट मिला था, क्यों नहीं उसमें सब मराठी मानुष को सस्ते दर पे मकान दे दिए थे? दे देना चाहिए था ना। आपको मैं बताऊं, राज ठाकरे साहब के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि उनके कम से कम 5 से 7 बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई में चल रहे हैं। ठीक है, वो पर्दे के पीछे से पार्टनरशिप, पर्दे के सामने से पार्टनरशिप, ये अलग बात है, उनके भी चल रहा है। आप इतना मान के चलो कि कोई भी इसमें से नेता या पार्टी ऐसी नहीं है जो खुल करके कह सके कि वो महाराष्ट्र हित में काम कर रही है। अगर इसमें से कोई भी पार्टी महाराष्ट्र हित में काम करती तो एक विधायक काफी था, गणपतराव देशमुख साहब की तरह, कि एक विधायक भी रहता तो वो अपनी बातों को दमदार तरीके से हम लोगों के सामने ला सकता था। लेकिन आज वहां कोई भी चीज नहीं। आप जितने भी ये लैंड स्कैम का मैं नाम ले रहा हूं, आप जाइए, जब इनका फाइल देखेंगे तो कोई ना कोई नेता की चिट्ठी, कोई ना कोई इसकी कंप्लेन वगैरह आपको मिलेगा। लेकिन ये सब बाद में जाके, जैसे एकनाथ खड़से का आपने सुना होगा कि एकनाथ खड़से ने ऐसे कंप्लेन कर करके पैसे बना, तो ऐसे लोगों को आपको अनेकों चिट्ठियां मिलेंगी। मतलब इस काले कारोबार में सबके हाथ गीले हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज मिश्रा जी, आप इतना सवाल उठा रहे हो सबके ऊपर, आप सारी पार्टियों के ऊपर सवाल उठा रहे हो, सारे नेताओं के ऊपर उठा रहे हो, और सभी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सवाल उठा रहे हो। आप खुद खाली ये कह ही रहे हो, कुछ आप कर भी रहे हो। आप क्या कर रहे हो इसके लिए बताओ। देखिए, मेरे पास ना एक बंडल है जो मैं सिडको के सीबीओ से लेकर के, जो मैं यूडी मिनिस्टर से लेकर के, जो मैं लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्टर से लेकर के, मैं कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको मैंने खटखटाया नहीं। और सारे दरवाजे पर इस लैंड स्कैम, लोग जो इतने भी लैंड स्कैम है, इन संदर्भ में मेरे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है वो उनके दरवाजे तक पहुंचा है। अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक लैंड स्कैम में कोंकण आयुक्त ने आदेश दिया डीएम को, डीएम ने आदेश दिया एसडीओ को, और बोला कि ये रिपोर्ट राजीव मोहन मिश्रा को इतने दिन के अंदर दे देनी चाहिए। ठीक है, वो रिपोर्ट, तहसीलदार की इतनी ताकत है कि वो रिपोर्ट मुझे आज 8 महीने हो गए, 8 महीने मुझे वो रिपोर्ट नहीं मिली। और कम से कम 4 स्मरण पत्र मैं आपको दिखा सकता हूं कि 4 स्मरण पत्र एसडीओ का उसमें मेरे साथ मौजूद है। 4 स्मरण पत्र के बावजूद अगर तहसीलदार नहीं दे रहा है, हम कैसे माने कि यह सरकार चल रही है? यह सरकार कैसे चल रही है? तो आपको मैं ये बता दूं, तो ये गुड गवर्नेंस है। अभी तो ये तो मैं बोल रहा हूं। देखो क्या है, ये गुड गवर्नेंस कहां पर है? अब जैसे रोहित पवार आए तो इनकी बातों को थोड़ा बहुत टैकल किया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। क्यों? एक विधायक आकर के बोल रहे हैं हमारी, अरे आपकी बातों को, अरे हमारी आपकी बातों पर तो आप एफआईआर दर्ज करने जाइए। अब मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में जाऊं, एक भी एफआईआर मेरा दर्ज हो जाए तो बोलिए मेरे को,
मैंने ट्राई करके देख लिया, मेरा एक भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं। जबकि इस तरह की बातों पर पहला काम ये होना चाहिए कि मैं आरोप लगा रहा हूं, अरे मैं झूठा एफआईआर कर रहा हूं ना, मुझे सजा दो ना, बिल्कुल झूठा सही, एफआईआर करने बिल्कुल का। सही। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में बता रहा हूं तो एफआईआर दर्ज करो ना, और दो ईओडब्ल्यू को या फिर एंटी करप्शन को, और शुरू करो इसकी जांच। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं मैं झूठा हूं, मेरे को जेल डालो। मैं अगर बदनाम कर रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को, मुझे जेल डालो। मैं अगर बदनाम कर रहा हूं महाराष्ट्र के नेताओं को, मुझे जेल डालो। आप साहब यूपी बिहार के लोग आकर के फुटपाथ पर पानी पूरी बेचते हैं और छोटे छोटे धंधे करते हैं, तो आपको लगता है ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। और आप 4.5 लाख करोड़, एक छोटी सी संस्था सिर्फ सिडको में आप 4.5 लाख करोड़ का मलीदा लुटा दे रहे हैं गवर्नमेंट की तिजोरी का, और आप महाराष्ट्र को बर्बाद नहीं कर रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि आज जितने भी लोग हैं, जो भी यहाँ के मतदाता हैं महाराष्ट्र के, मेरे मतलब मुझे सम्मिलित करके, मैं भी यहाँ का मतदाता हूं, तो मुझे सम्मिलित करके मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि पहचानो आपके अधिकार को, आपके राइट्स को कितने बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है। लेकिन आप तक यह बात इसलिए नहीं पहुंचती कि मीडिया भी जो है, आज रिसर्च मीडिया का अंत हो चुका है। कोई रिसर्च मीडिया मौजूद नहीं है, और हम और आप अगर बोलते हैं तो वहां से वो चले जाते हैं बाइट लेने के दौरान उनको जो पैकेट मिलता है वो पैकेट लेकर के चुप बैठते हैं और इस सब बातों पर इनकार कर देते हैं। मिश्रा, समाधान क्या लग रहा है? समाधान एक ही है, ईमानदार नेतृत्व। ईमानदार नेतृत्व के बिना कोई समाधान नहीं है। जुडिशियरी में आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जुडिशियरी में भी कुछ ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो बड़े संदेहास्पद है। मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या जुडिशियरी को भी दीमक लग गया क्या? जिस भ्रष्टाचार के दीमक से पूरे लोग परेशान थे, प्रशासन में जो लगा हुआ था, क्या वो हम न्यायपालिका तक पहुंच गया? तो अभी तो मुझे एक ही बात लगता है कि ईमानदार नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट में, ईमानदार नेतृत्व हर हाई कोर्ट में, और ईमानदार नेतृत्व हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर सरकार में एक नेतृत्व जो है वो हर जगह ईमानदार चाहिए। अगर वरना ये तो स्टेट या कंट्री को क्या नुकसान हो रहा है, अगर आप रेवेन्यू के मामला में जाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर ये सारे रेवेन्यू केवल बचा लिए जाएं तो किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का किस बड़े पैमाने पर कल्याण हो सकता है, इसकी अनुमान आप नहीं कर सकते। आपने कहा कि अगर इसे बचा लिया जाए तो कल्याण बहुत हो सकता है। क्या हम उम्मीद करें कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा उठा है, इसका कोई रास्ता भी निकलेगा, इसका कोई निर्णय भी हो पाएगा, या सब कुछ इसी तरह से लीपापोती में हो जाएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई दबाएगा और ये मामला अपने आप ही ठंडा हो जाएगा? आपको याद होगा कि किरीट सोमैया जी या देवेंद्र फडणवीस जी जब विरोधी पक्ष में थे तो बैलगाड़ी पर पेपर लेकर के जाया करते थे कि ये पेपर है, वो पेपर है, भ्रष्टाचार का पेपर। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र प्रदेश में आए थे और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने एक बड़े से घोटालों की सूची बनाई थी और सारे पत्रकारों को बांटा करते थे कि ये घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ है, जिसका पर्दाफाश करूंगा जब सत्ता आ जाएगा। तो सत्ता तो साहब आप कितने सालों से भोग रहे हैं। बिल्कुल। कहां गया वो सारा घोटाला? नितिन गडकरी के घोटाले की कॉपी आज भी मेरे इसमें रखी हुई है, क्योंकि उस वक्त मैं उस पत्रकार परिषद में मौजूद था और मैंने जानबूझ के उसको नष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि आज के मतलब कम से कम ये 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 12 साल पहले, और वो आज बुकलेट बनाई गई थी। वो बुकलेट कहाँ है साहब? वो नितिन गडकरी से पूछता है। मैं पत्रकारों से केवल एक रिक्वेस्ट करता हूं, रिसर्च करो, इनकी पुरानी बातों को भूलो मत, इनको उसी बातों को सामने लाके उसका रिसर्च इनके सामने रख दो कि क्या हुआ, तब यह शर्मिंदा होंगे, वरना यह बेशरम है। अरे जब महाराष्ट्र का नेता होकर के महाराष्ट्र द्रोह करने में इनको शर्म नहीं है, तो ये हमारे आपके प्रश्न से क्या घबराएंगे, क्या शर्माएंगे? तो ये प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दे पाएंगे क्या? क्या करना चाहिए प्रकल्पग्रस्तों को? इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रकल्पग्रस्तों को न्याय देने की बात जब आप कर दिए तो मैं बता देता हूं। अभी आपको रेगुलराइजेशन पॉलिसी आई इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, सब लोग खुश हो गए कि हमारा रेगुलराइज हो जाएगा। अभी 31 जुलाई को राज्य सरकार के एडवोकेट ने हाई कोर्ट में यह कह दिया कि जब तक हमको आपकी परवानगी नहीं मिलेगी तब तक हम इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके से मुझे परवानगी लेना जरूरी है। तो जब आप यह बात जानते थे तो आप प्रकल्पग्रस्तों को बताए क्यों नहीं? बिल्कुल कि हमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तब हम ये कर पाए। इसका मतलब कि आप प्रकल्पग्रस्तों के साथ ठगी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आप।
तो ये जो इनका नियत है ना, इनकी नियत ही पूरी खोटी है। और यही कारण है कि यहाँ का आम आदमी या गरीब आदमी या रियल प्रकल्पग्रस्त जिसको निडी है, वो आज भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करता आपको दिखाई देता है। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आज के मंथन में हमने कोशिश की कि जो मुंबई में लैंड घोटालों की चर्चा है उसकी असलियत क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है, आखिर क्या वजह है कि सामान्य और मजबूर प्रकल्पग्रस्त जो है आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, अपने हक पाने के लिए सिडको और सरकार की चौखट पर चक्कर लगा रहा है। लेकिन वही कहीं रसूखदार और मजबूत लोग या जो पूंजीपति लोग हैं उनको आसानी से न्याय मिल जा रहा है, जमीन मिल जा रही है, और वो भी नियम कानून और गाइडलाइंस को दरकिनार करके। जैसा कि आपने कहा कि इसमें साफ तौर पर सरकार की नीयत का खेल है। एक हाँ, छोटा सा मैं बिल्कुल, एक और मैं कह देना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल और स्कूल के नाम पर, जो शैक्षणिक संस्था और स्वास्थ्य संस्था के नाम पर भी जो एक लूट मची है, वो मैं भूल गया था आपको बताना, वो बता दूं। क्योंकि उसके भी अगर आप देखने जाएंगे तो वो हजारों करोड़ का वो भी एक अपना स्कैम है, जो कि इस तरीके से लोगों को एकदम फ्री के भाव में शिक्षण और स्वास्थ्य के लिए जमीन दिया गया। और हम लोग क्या भुगत रहे हैं उन संस्थाओं में जब इलाज कराने जाते हैं या बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो आपको पता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इन सारे मामलों में अगर एक चीज जो साफ तौर पर उभर कर आती है वो सरकार और नेताओं की नीयत है। और ये नीयत इतनी गंदी हो चुकी है कि अपनी काली कमाई के कारोबार के चक्कर में सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर और सब कुछ ये अंधेर गर्दी चल रही है। जैसा कि एक अपील है कि ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार जो न्यायिक व्यवस्था और ईमानदार राजनीतिक सिस्टम जब तक विकसित नहीं होगा तब तक इन मसलों का समाधान नहीं होगा और आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस मंथन में हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो समय भी आएगा। हमारे इस बातचीत में अगर आपको कोई अच्छी बात लगी हो तो निश्चित तौर पर आप अपने कमेंट में लिखिए। अगर आप कुछ राय अलग से जानना चाहते हैं, किसी अलग मुद्दे पर आप चाहते हैं किसी तरह से हम दोनों की बहस हो, आपको हमारी कोशिश है कि बेहतरीन जानकारी आपके पास निष्पक्षता के साथ आपको मुद्दों की जानकारी हो, उसके जिम्मेदार लोगों के बारे में पता चले, अकाउंटेबिलिटी तय हो, कौन लोग जवाबदार हैं उनका नाम आपको पता चले, ताकि इस व्यवस्था की सही जानकारी मिल सके, आपको न्याय के लिए मदद मिल सके। यही हमारा मकसद है और इस मकसद को आपके बिना हम सफल नहीं बना सकते। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आप भी हमें नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि हम किन मुद्दों पर अगले जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें आपसे जुड़े हुए किस मुद्दों पर हम बहस करें, किस मुद्दे पर हम आपको जानकारी साझा करें। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।